राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी एक भूतिया खंडहर की भटकती हुई आत्मा, जो कि अपनी मुक्ति पाने के लिए और अपने बदला पाने के लिए एक अपने ही दोस्त से फिर वार्तालाप करती है। तो देखिए, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और काफ़ी कुछ सीख भी देती है ये कहानी। तो देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आए। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं कहानी। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम अनजाने में उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में हमें ना तो कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसी कोई कल्पना की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटित होता है तो वो बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही आज राजू के साथ भी घटित हुआ है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू अपनी मम्मी पापा के साथ मोतिहारी बिहार में के एक मोहल्ले में रहता था। पिताजी उसके सरकारी अफसर थे और माता एक गृहिणी थी। वैसे राजू का सारा बचपन जो था वो मोतिहारी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले की असीम कृपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा हुआ चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी, गमले के फूल खिलखिला रहे थे, चिड़िया भी वहां पर चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हो। अब राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में कुछ डूब सा गया था। तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा है कि तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे। अब यह आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क की तरंगों को बड़े ही जोर से झकझोर दिया हो। वो घबराकर पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी, लेकिन वो भी 1 महीने से काम पर नहीं आ रही थी। तो फिर यह आवाज़ किसकी थी? राजू को जब कोई नहीं दिखा तो वो कमरे के अंदर जाकर खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर भी किसी को न पाकर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और कुछ नहीं है। समय ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया था। पर वो बीती हुई बात कोई वहम नहीं थी उसका, वो तो किसी अनहोनी की एक पहली दस्तखत थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन राजू चिल्लाता हुआ नींद से उठ करके बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो सिर से लेके पांव तक पसीना पसीना से भीग चुका था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डरा हुआ है और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये उसको याद ही नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया और उसे याद किया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस आकृति की आवाज़ में भी वही प्रश्न थे जो कुछ दिन पहले राजू ने अपने कानों से सुने थे। तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे। यही प्रश्न उसको सपने में भी सुनने को मिला। अब तो जैसे राजू के पांव से नीचे की जमीन जो थी वो खिसक गई। उसके आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा सा छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन
गला प्यास से सूखा जा रहा था। वो करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पर सटाई कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ हुई। राजू का शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। उसके हाथ स्वतः ही कांपने लगे। उसके हाथों से पानी की बोतल नीचे गिर गई। वो इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझते तो देर नहीं लगी कि किचन में बर्तन उस बिल्ली की वजह से गिरा है, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में नहीं जाने दिया। वो कमरे में आकर एक सहमे हुए बच्चे की तरह अपने बिस्तर में दुबक गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजे तक जैसे तैसे अपने बिस्तर में ही लेटा रहा, फिर फ्रेश होकर अपने ऑफिस को जल्दी ही चला गया। राजू के ऑफिस में उसके कई मित्र थे, पर उनमें से साहिल ही अकेला ऐसा था जिससे राजू अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम को साझा करता था। अब लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला कि काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करें। साहिल कुछ समय के बाद बोला कि यार तू कहाँ खोया हुआ है, पूरे 10 मिनट हो गए, सब ठीक तो है। राजू घबराते हुए बोला हाँ यार सब ठीक है। साहिल ने कहा लगता तो नहीं, बता ना क्या बात है। राजू बोला यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। साहिल ने कहा आर यू ओके। राजू बोला यस डियर। साहिल ने कहा ठीक है फिर जल्दी से लंच करते हैं। राजू बोला कि ठीक है फिर जल्दी से लंच कर लेते हैं, और दोनों मित्र लंच करने के लिए चले जाते हैं। अब साहिल ने कहा कि अरे राजू तेरा लंच बॉक्स कहाँ है। राजू बोला सॉरी यार आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। साहिल ने कहा फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया। राजू ने कहा कि नहीं मुझे याद ही नहीं रहा। साहिल ने कहा ओके कोई बात नहीं है, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खाएंगे। वैसे यार एक बात पूछूं तुझसे। राजू बोला पूछना। साहिल पहले तू प्रॉमिस कर। राजू बोला कि ओके बाबा प्रॉमिस है। साहिल ने कहा यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, तुम इतने सीरियस और गुमसुम कि कभी नहीं दिखे, जो आज ऐसी क्या बात है। वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेरे चेहरे की मुस्कान तक गायब है। राजू बोला पहले तू प्रॉमिस करके तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। साहिल ने कहा अरे यार कैसी बात करता है, तू छोड़ इन बातों को और अपनी समस्या बता। राजू ने अपनी सारी समस्या, अपनी सारी अपबीती जो भी थी वो साहिल को बता दी। साहिल ने कहा कि देख यार मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा वहम भी हो सकता है। राजू बोला यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले पता था, सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। साहिल ने कहा सॉरी यार, पर मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। सुन मेरी मान तो कुछ दिन के लिए मोतिहारी चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीज़ें ठीक भी हो जाएं। वैसे भी तू इतने लंबे समय से कोई छुट्टी भी तूने नहीं ली। राजू बोला कि यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। साहिल ने कहा कि हाँ बोल। राजू बोला आज तू मेरे साथ मेरे रूम पे ही रुक जा। साहिल बोला ओके मेरे बाप ठीक है। और फिर दोनों ऑफिस के बाद में राजू के घर के लिए वो चल देते हैं। साहिल बोला कि देख राजू, मुझे लगता है कि ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं है। अब तो रात भी आधी होने को आ गई है, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी आवाज़ नहीं हुआ। राजू बोला पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। साहिल बोला सॉरी यार, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना होगा। अब दोनों दोस्त सो जाते हैं और फिर अगली सुबह
साहिल ने कहा कि अरे राजू जल्दी कर, ट्रेन ना छूट जाए। राजू बोला नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ, तू सामान तब तक बाहर निकाल। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर राजू ट्रेन में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंचता है। वहां अपने मम्मी पापा से मिलकर वो बहुत खुश होता है। राजू की मम्मी बोली कि चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। राजू ने कहा माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूँगा, वैसे भी इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो जी चाहे तब तक खिलाते रहना। राजू के पापा बोले कि क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि तू दिल्ली छोड़ हमेशा के लिए यहीं आ जाए। राजू बोला नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिल लूँ। राजू की माँ चाय लेकर के आई और लो ये भी कोई सोचने वाली बात है, अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं है, जब चाहे आके मिल लिया करो, कम से कम इस बहाने हम बूढ़े माँ बाप का भी थोड़ा मन लग जाया करेगा। राजू यहाँ आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके कुछ दिन जो है अच्छे से गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक क्या होता है कि राजू की माँ घबराते हुए कि जी आपने कुछ सुना है। राजू के पापा बोले वो हो क्या हुआ, रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या हुआ। राजू की माँ ने कहा कि जी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है। राजू के पापा बोले हाँ आ तो रही है, अरे लेकिन ये आवाज़ तो राजू के कमरे से आ रही है। वो तो ठीक है। दोनों राजू के कमरे की तरफ जाते हैं तो राजू नींद में बड़बड़ाता हुआ कहता है कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राजू की माँ घबराते हुए राजू को जगाती है कि राजू उठ बेटा, क्या हुआ, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहा है तू, उठना, अरे सुनिए ये क्या बक रहा है। तभी राजू घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। राजू के पापा ने जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए कहा कि ले बेटा ये पानी पी ले। राजू बोला थैंक यू पापा। राजू के पापा बोले कि बेटा क्या हुआ था तेरे साथ, तू इतना डरा हुआ क्यों है और किससे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। राजू नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हों, तो उसने बोला कि कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है, प्लीज़ आप लोग जाके सो जाओ। राजू के मम्मी पापा सोने चले जाते हैं पर राजू अभी भी जाग रहा था। वो बेचैन था, वो खुद से बात कर रहा था कि समझ नहीं आता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटना मेरे साथ तो जैसे आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। राजू ने इस बार किसी आकृति को नहीं बल्कि उसने सपने में एक साफ साफ एक लड़की को देखा था जो पुराने खंडर में खड़ी थी और वहीं से राजू को बुला रही थी। अब तो जैसे राजू को आए दिन ये दौरे से पड़ने लगे। राजू के माँ बाप बहुत घबरा गए पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। उधर राजू हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बता करके उनकी बात को टाल देता, पर राजू को लगता था कि सपने वाले खंडर को उसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पे बहुत जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वो खंडर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही है। लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वो उस खंडर को जाके देखना चाहता था, तो उसने मन में निश्चय किया कि कल ही वो उस खंडर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वो उस खंडर को खोजने निकला और उसे वो मिल भी गया। ये खंडर सपने वाले खंडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस खंडर के अंदर तक जा सके। अतः वो घर की तरफ लौटने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई कि तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। अब राजू जैसे पूरे बदन पर सांप चल गया हो। उसके पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वो इतना डर गया कि अपने पैरों की चप्पल वहीं फेंक
तेज कदमों से वहां से घर की तरफ वो भाग आया। राजू के मम्मी पापा उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी के बादल देख रहे थे, पर बेटे की जिद के आगे वो मजबूर थे। राजू की माँ बोली कि राजू, कल तेरे मामा के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है। राजू ने कहा कि माँ, तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। राजू की माँ ने कहा कि पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा। राजू ने कहा, माँ मेरी टेंशन आप लोग ले लो ना, मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपने की वजह से झूठ मूठ का परेशान होते रहते हो। राजू की माँ राजू को खूब समझाती है, पर राजू उनकी एक नहीं सुनता। और अगले दिन उसके मम्मी पापा अपने मामा के यहाँ, उसके मामा के यहाँ पे चले जाते हैं शादी में। इधर राजू बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, तो क्या करूं, वैसे भी मैं अकेला हूं। नहीं नहीं, मैं सोऊंगा ही नहीं आज। लेकिन वो आवाज़ तो बिना सपनों के भी आती है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू फिर खुद से बातें करने लगता है। इस रोज राजू ने कहा कि सोचा अपने मन में कि इस रोज रोज के झंझट से मैं तंग आ चुका हूं, लेकिन करूं भी तो क्या। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे उस खंडर से ही मिल पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे, क्यों न मैं एक बार फिर उस खंडर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका भी तो नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों घर पर नहीं है, वो तो मुझे जल्दी कहीं जाने ही नहीं देंगे। पर क्या रात में जाना उचित होगा। वहाँ दिन में तो इतना डर लगता है, लेकिन रोज रोज के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन सारे झंझट का निपटारा कर दिया जाए। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि एक ही दिन मर जाए। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आज ही रात को वहाँ जाऊँगा। जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले ही मुझे लेना है। और राजू उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावने और भूतिया खंडर की तरफ चल देता है। राजू घर से निकल तो गया, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम उस खंडर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। और रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भारी सा होने लगा, जिससे कि उसके कदमों की गति भी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमी। सड़क के किनारे पे खड़े पेड़ पौधे तो हवा में जैसे हिलडुल रहे थे। जैसे ही उन सभी को राजू के वहाँ आने से जैसे कि उनको नफरत सी हो रही थी, फिर भी राजू इन सभी को पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। और आखिरकार राजू उस वीरान और बेजान भूतिया खंडर तक पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे उसके शरीर की सारे नसें फट गई हों। कुछ देर तो वो दूर से ही सहमा हुआ उस खंडर को निहारता रहा, फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ में आगे वो बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडर बहुत डरावना और भयानक दिखाई दे रहा था। राजू खंडर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर जा चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाल, टूटे हुए पुराने दीवार और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां कुछ नहीं दिखा। राजू डरता हुआ चिल्लाया, लो, अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। राजू जैसे ही ये बोल के वापस जाने लगा, वैसे ही खंडर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको, मत जाओ। राजू अब डर से सिहर उठा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर तो कांप रहा था, जैसे सिर से पसीने की धार बह चली थी। फिर भी वो अपनी बची कुची हिम्मत को समेटते हुए पागलों की भांति पीछे की तरफ मुड़ा, पर इस बार भी उसे कोई नहीं दिखा, तो उसका डर और बढ़ गया।
वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के नहीं जीना चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे कुछ दिनों पहले राजू ने अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही राजू बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडहर सन्नाटों से भर जाता है। कुछ देर बाद राजू बेहोशी की हालत में उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं मरियम हूँ और तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, शायद तुम उन्हें भूल चुके हो, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें याद दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी डरवाया नहीं है, ना मैंने तुम्हें कभी डराया है। मैं तो तुमसे अपनी बात कहना चाहती थी। राजू ने कहा, पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? मरियम ने कहा कि तुम भूल चुके हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। राजू ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम बोली, याद करो, जब हम तुम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। राजू ने कहा कि देखो, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मरियम बोली कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली या तुम्हें यहाँ रोकने वाली? लेकिन जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राजू बोला कि देखो, तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज़ मुझे जाने दो। मरियम बोली, बात आज से 30 साल पहले की है। तब ये खंडर खंडर नहीं था, बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई डेविड और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ डेविड को पढ़ने में ना कोई रुचि थी, जिससे मम्मी और पापा डेविड से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा डेविड को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर डेविड इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे पापा मम्मी के सपनों को कफन पहना दिया था। उसके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। उसका जो जी चाहता वो वही करता। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर डेविड के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफ़र पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा। फिर पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। और तो और आए दिन गाली गलौज करना, जुआ खेलना, शराब गांजा इत्यादि का सेवन करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। पापा मम्मी दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के ऊपर बह चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। डेविड की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने आपस में एक फैसला लिया कि वो डेविड को सिर्फ डराने के लिए ये कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो सारा का सारा वसीयत और सारी प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर देंगे। शायद इस बात से उसमें कोई फ़र्क पड़ जाए और वो बदल जाए। ये बात सोचकर पापा ने डेविड के आते ही बोला कि डेविड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो भी अभी और इसी वक्त। अब डेविड ने नशे की हालत में हंसते हुए कहा कि वो भी डैडी की ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी और इसी वक्त आपको करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? डेविड के पिताजी बोले कि अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी मत बोल, वो भी अपनी माँ के लिए।
डेविड ने कहा कि डैड, अभी मेरा मूड मत खराब करो, मैं कल आपसे बात करूंगा। डेविड के पिता बोले कि डेविड, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका, शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। डेविड ने कहा, तो फिर बकते क्यों नहीं, जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो। डेविड के पिता बोले कि अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है। डेविड बोला कि जी, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरे बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो। खामोश आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब डेविड के पिता ने कहा कि देखो, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, तेरे जैसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। डेविड बोला कि देखो, मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। डेविड के पिता बोले कि अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया हुआ फैसला बिल्कुल ही सही है। डेविड ने कहा, कौन सा फैसला, कैसा फैसला। देखो, मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद मत करो। डेविड के पिता ने कहा कि हमने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनवाई है और उसके मुताबिक हमारी सारी जायदाद पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मरियम का होगा, तुम्हारा नहीं। डेविड ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है कि बुड्ढे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। डेविड के पिता बोले कि क्या मतलब है तेरा, तू अपने बाप को मारेगा। डेविड बोला कि आप तो बहुत समझदार निकले। तभी डेविड आगे बढ़ता है और मेज पर रखी हुई जो पॉट होती है उसको उठा करके अपने पिता के सिर पर जोर से मार देता है, और जाने कितनी बार उसको मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगता है। डेविड के पिता खून से लथपथ अपने सिर को हाथ से दबाए हुए बोले कि तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा, मरियम इसका बदला जरूर लेगी। डेविड बोला कि जब जिंदा रहेगी तब ना, अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता, इस पूरी प्रॉपर्टी पर का मालिक हूं मैं, मरियम नहीं है। डेविड के पिता जमीन पर गिरते हुए अपने आखिरी दम तोड़ देते हैं। तभी डेविड की माँ वहां आ जाती है और ये सब देख करके वो एकदम से स्तब्ध रह जाती है। डेविड की माँ जोर जोर से रोते हुए, हाय मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया, काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद ये आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ये मत समझना कि ये सब करके तू बच जाएगा। डेविड हंसते हुए बोला कि देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी, अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया है कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। डेविड की माँ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड पॉट चलाकर उनके सर पर दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है, फिर डेविड उनकी गला घोट करके हत्या कर देता है। ये सब सुनने के बाद राजू ने मरियम से पूछा कि मरियम, तुम्हारी मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा। मरियम बोली कि मुझे भी मेरे भाई डेविड ने ही मारा। डेविड के सर पे खून सवार था। वो मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया, तब मैं सो रही थी, उसने मेरे तकिए से मेरा गला घोट दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। राजू बोला कि उसके बाद क्या हुआ। मरियम बोली, डेविड ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया, और कुछ दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर वो चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात को समझ सके
और ना ही मेरी कोई मदद कर सके। पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया गया कि ये पूरा का पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और ये बंगला एक भयानक भूतिया खंडर में बदल गया। राजू ने कहा, तो ये सब मुझे क्यों नहीं याद, और तुमने मुझसे ये सब बताने के लिए मुझे ही क्यों बुलाया यहाँ पर? मरियम बोली, क्योंकि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और उसके बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। राजू ने कहा कि वो तो ये मेरा दूसरा जन्म है। मरियम बोली, हाँ। राजू ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? मरियम बोली कि इंसाफ। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। राजू बोला, लेकिन वो कैसे संभव है? मरियम बोली, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद हैं। आजकल डेविड दूसरे शहर में रहता है, वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजू ने वैसा ही किया जैसा उसे मरियम ने कहा था। उसने पुलिस को बुलवाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले। फिर पुलिस की मदद से डेविड को पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। डेविड की बची कुची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस ये सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। वही राजू अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मरियम को उस भूतिया खंडर से अब मुक्ति हो चुकी थी। राजू के फिर से पटरी पर लौट आए और वो वापस दिल्ली भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वो बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आई कि तुम कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? राजू ने पलट कर देखा तो वहाँ मरियम खड़ी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजू बोला कि मरियम तुम? मरियम बोली, हाँ मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। राजू बोला कि तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। तो तभी मरियम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और फिर मैं आपके लिए कोई अच्छी सी कहानी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।